पिछली बार जब मैंने अपनी कहानी सुनाई थी तो मैं एक शिकार था, एक डरा हुआ लड़का जो अपने ही शरीर में कैद एक हैवान से लड़ रहा था। विक्रम के खून का स्वाद चखने के बाद मेरे अंदर हमेशा के लिए कुछ बदल गया। वो स्वाद सिर्फ खून का नहीं था, वो स्वाद था ताकत का, उस खौफ का जो कभी मेरी रगों में दौड़ता था, पर अब मैं उसे दूसरों में देख सकता था। लोग कहते हैं कि बदला लेने से कुछ नहीं मिलता, मन को शांति नहीं मिलती, लेकिन वो लोग मेरी दुनिया में नहीं जीते। जिस दुनिया में मैं जीता हूं, वहां बदला, शिकार और जिंदा बचे रहना ही सब कुछ है। उस रात के बाद मेरी रगों में दौड़ता खौफ कम नहीं हुआ, पर अब वो मेरा अपना नहीं था, वो उन जैसे बाकियों के लिए था। अब मैं शिकार नहीं, शिकारी बन चुका था। मेरा नाम रोहन है और ये कहानी मेरे इंतकाम की नहीं, मेरी जंग की है। एक ऐसी जंग जो मैंने दिल्ली की सड़कों के नीचे बसे हर उस राक्षस के खिलाफ छेड़ दी थी जो मासूम इंसानों और इंसानियत को अपना खाना समझता था। ये सिर्फ निशाचरों से लड़ने की कहानी नहीं है, ये अपने अंदर के हैवान से लड़ने की दास्तां है। ये मेरे निशाचर से अंधेरे का रखवाला बनने की कहानी है। विक्रम की मौत की खबर निशाचरों की दुनिया में आग की तरह फैली। वो धूल का ढेर जो कभी कबीले का सबसे खौफनाक सरदार था, मेरे और एलारा के लिए एक खुली चुनौती बन गया। हम अब भगोड़े थे। कबीले के हर निशाचर के लिए हम एक इनाम की तरह थे। हमारी मौत उनके लिए वफादारी का सबसे बड़ा सबूत होती और हमारा खून पीना उनके लिए ताकत और जीत का एक पैमाना। पर हमने भागने की बजाय लड़ने का फैसला किया। हमारा छिपना भी एक तरह का हमला ही था। एलारा अब सिर्फ मेरी टीचर नहीं, मेरी साथी, मेरी अकेली साथी थी। हम परछाइयों में अपना काम करते थे। दिन में हम दिल्ली के भूले बिसरे कोनों में, पुरानी इमारतों में या बंद पड़े गोदामों में पनाह लेते, और रात होते ही हमारा शिकार शुरू हो जाता। हमने पहले ही उन निशाचरों को अपना टारगेट मान लिया था जो इंसानों का शिकार कर रहे थे। हमारा मकसद साफ था, विक्रम के वफादारों को, उन निशाचरों को जो इस तरह की बेरहम और खूनी थे, एक एक करके खत्म करना। हमें इस सड़न को जड़ से उखाड़ना था। एलारा 100 सालों से अपने तजुर्बे से कबीले की हर कमजोरी और हर ताकत को जानती थी। वो दिमाग थी तो मैं ताकत। वो मुझे बताती कि कौन सा निशाचर कहाँ मिलेगा, उसकी आदतें क्या हैं, उसका तरीका वारदात क्या है, फिर मैं हमला करता। हमारी पहली कामयाबी थी विक्रम के 2 सबसे क्रूर साथी। हमने उन्हें एक कसाई खाने में घेरा जहां वो अपना अगला शिकार ढूंढ रहे थे। शुरू में तो मुझे अपनी ताकत पर काबू रखना पड़ा, क्योंकि मेरे खून में दौड़ रही वो ताकत मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे अपनी ताकत अच्छे से इस्तेमाल करना आ गया। वो लड़ाई वहशी थी, पर आखिर में वो दोनों अपने ही बनाए खून के तालाब में पड़े थे। ये आसान था, बहुत ज्यादा आसान। मेरी और एलारा की केमिस्ट्री भी अब अच्छी हो गई थी। लड़ते वक्त हमें एक दूसरे से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। हम एक दूसरे की हर हरकत, हर पैंतरे को समझ चुके थे। बस एक बार हमारी आंखें मिलती और आगे का सारा काम अपने आप ही हो जाता। लेकिन हर शिकार ऐसा नहीं था। विक्रम का एक पुराना वफादार था, नकाबपोश। वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि चालाक भी था। वो हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखता और कभी भी एक जगह दोबारा शिकार नहीं करता था। एलारा और मुझे उसे ट्रैक करने और पकड़ने में हफ्तों लग गए। एक रात हमने उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फंसाया। वो मुझसे कह रहा था, लड़के, तुम हमें मारकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम हमसे बेहतर हो? देखो खुद को, तुम वही बन चुके हो जिससे तुम नफरत करते हो। उसकी बातों ने मुझे एक पल के लिए हिला दिया, पर तभी एलारा ने पीछे से उस पर वार किया। उसने बिल्कुल ठीक किया था। हमारे पास सोचने का वक्त नहीं था।
हमने एक नियम बनाया था। हम सिर्फ उन्हें निशाना बनाते थे जो इंसानी खून पीते थे, जो मजबूरी में नहीं मजे के लिए शिकार करते थे। हर हमले के बाद हम एक निशान छोड़ जाते, विक्रम की धूल में सना एक काला कपड़ा। यह कबीले के लिए एक पैगाम था कि अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। कुछ ही हफ्तों में दिल्ली के निशाचरों में हमारा खौफ बैठ गया। वो जो खुद को भेड़िया समझते थे, अब हमसे छिप रहे थे। बाकी निशाचरों का खून पीने से मेरी ताकत बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब भी कुछ सवाल थे जिनका जवाब मुझे नहीं मिला था। जैसे कि कभी कभी जब मुझे गुस्सा आता था तो मेरी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि अलारा भी कांप जाती थी। शायद वो अंदर ही अंदर मुझसे डरने भी लगी थी। मैंने उसे आज तक कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। नुकसान क्या, मैंने तो कभी उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी, पर शायद उसका डर जायज था। मुझे अपनी इस नई ताकत से नफरत थी, पर जब मैं किसी बेगुनाह को किसी निशाचर के चंगुल से बचाता तो लगता कि शायद इस अभिशाप में भी कोई मकसद छिपा है। एलारा की आंखों में मुझे पहली बार एक उम्मीद दिखी। शायद हम वाकई कोई बदलाव ला सकते थे, पर हम ये भूल गए थे कि जब एक सर कटता है तो उसकी जगह लेने के लिए और कई तैयार रहते हैं, और अक्सर अगला सिर पहले से ज्यादा जहरीला होता है। कबीले का तख्त ज्यादा दिन खाली नहीं रहा। विक्रम की जगह एक नई सरदारनी ने ली, दामिनी। वो विक्रम की तरह सिर्फ क्रूर नहीं थी, वो कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक थी। जहां विक्रम ताकत और खौफ के दम पर राज करता था, वहीं दामिनी डर, सियासत और धोखे की माहिर थी। वो आग से नहीं जहर से मारती थी। उसने हमारी ही फैलाई दहशत का इस्तेमाल किया। उसने कबीले के बाकी बचे निशाचरों को इकट्ठा किया और उन्हें एक नया दुश्मन दिया, मैं और एलारा। उसने हमें अशुद्ध घोषित कर दिया, ऐसे गद्दार जिन्होंने अपने ही भाइयों का खून बहाया था। उसने कबीले को यकीन दिलाया कि मैं और एलारा कबीले को इंसानों के हाथ बेचना चाहते हैं। उसने वादा किया कि वो हमें ढूंढकर ऐसी मौत देगी जिसे निशाचर सदियों तक याद रखेंगे। दामिनी की दुनिया अलग थी। वो पुराने तौर तरीकों में यकीन नहीं करती थी। उसने कबीले को मॉडर्न बनाया। उसने अपने जासूसों को शहर के हर कोने में फैला दिया। सीसीटीवी कैमरे, सोशल मीडिया, पुलिस के मुखबिर, वो हर चीज का इस्तेमाल कर रही थी हमें ढूंढने के लिए। और मैं और एलारा ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो ये सब आखिर कर कैसे रही थी। दिल्ली, जो हमारी शिकारगाह थी, हमारे लिए अब एक पिंजरा बन चुकी थी। हर सीसीटीवी कैमरा एक दुश्मन की आंख लगता, हर फोन कॉल एक जाल। हम जहां भी जाते हमें लगता कि कोई हमें देख रहा है। एक रात हम एक पुराने सिनेमा हॉल की छत पर थे जब हमें 4 निशाचरों ने घेर लिया। वो दामिनी के खास फाइटर थे। लड़ाई बराबर की थी, पर हम किसी तरह उन्हें चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब रहे। लेकिन भागते हुए मेरे कंधे पर एक गहरा जख्म लगा। ये कोई आम जख्म नहीं था। चाकू पर एक अजीब तरह का जहर लगा हुआ था, जो निशाचरों के लिए ही बनाया गया था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि निशाचर चाकू, छुरी जैसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते। हम तो खुद एक चलता फिरता हथियार हैं। लेकिन हमसे गलती हुई और इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। ये एक चेतावनी थी। दामिनी हम तक एक एक इंच करके पहुंच रही थी, और वो विक्रम से कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत बन गई थी। मेरा जख्म भरने की बजाय और गहरा होता जा रहा था। मेरी ताकत रोज बरोज कम हो रही थी। खुद को ठीक करने के लिए मुझे इंसानी खून की जरूरत थी। मैंने और एलारा ने करीब 10 दिन किसी निशाचर का शिकार नहीं किया। मेरी हालत ठीक नहीं थी। इस हालत में लड़ने पर मेरी जान भी जा सकती थी। फिर एक रात एलारा मेरे लिए 2 बेहोश इंसान लेकर आई। शुरू में मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन एलारा ने बताया कि वो दोनों पेशेवर मुजरिम हैं। मेरे लिए इतना जानना काफी था। 2 पेशेवर गुनहगारों का खून मेरे जख्म भरने की ताकत रखता था।
पर यह इतना आसान नहीं है जितना सुनाई देता है। जब हम किसी इंसान का खून पीते हैं तो उसकी यादें, उसके जज्बातों को महसूस कर सकते हैं। और मेरी किस्मत तो देखो, हमेशा से ही मैं इन हैवानों का खून पीता आया हूं। कुछ निशाचर तो कुछ इंसान जैसे दिखने वाले निशाचर। दोनों की ही यादें और जज्बात सिर्फ गंदगी और बदकारी से भरे हुए हैं, और मैं चाहकर भी उन यादों को खुद से अलग नहीं कर सकता। शायद कुछ 100 साल का हो जाने के बाद मुझे इसकी आदत हो जाएगी। एलारा की तरह मेरी हालत अब पहले से बेहतर तो थी, पर मुझ पर से जहर का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। मुझे किसी पक्के इलाज की जरूरत थी, लेकिन हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ भी नहीं सकते थे, क्योंकि इस तरह तो दामिनी को यकीन हो जाता कि हम कमजोर हो चुके हैं, और इसके बाद वो ना जाने किस तरह का आतंक फैलाती। हमें एक नई रणनीति की जरूरत थी, पर हमें क्या पता था कि दामिनी का अगला वार हमारी ताकत पर नहीं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पर होगा। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी पर होगा, जो मेरी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत भी थी। मेरा परिवार, मेरी मां और रिया। मेरी कमजोर हालत का उसने फायदा उठाया और उन पर निशाना साधा। मैं उनसे दूर था। खुद को और उन्हें महफूज रखने के लिए मैं कभी कभी रात के अंधेरे में दूर से अपने घर की खिड़की में जलती लाइट को देखता था, बस ये जानने के लिए कि वो ठीक है। वही एक रोशनी थी जो मेरे अंदर के इंसान को जिंदा रखे हुए थी, और दामिनी ये जान चुकी थी। उसने मेरे परिवार पर सीधा हमला नहीं किया। उसका तरीका ज्यादा महीन और डरावना था। एक सुबह मेरी मां को घर के दरवाजे पर एक मरा हुआ कबूतर मिला, जिसका सारा खून चूसा जा चुका था। अगली शाम रिया जब कॉलेज से लौट रही थी तो उसे लगा कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। यह तो बस शुरुआत थी। रिया के फोन पर अनजान नंबरों से उसकी खुद की तस्वीरें आने लगी, हमारे घर की तस्वीरें जो रात के अंधेरे में खींची गई थी। मेरी मां को लगता कि कोई उनके घर के आसपास देर रात तक फुसफुसाता है, ऐसी भाषा में जो उन्हें समझ नहीं आती। एलारा ने मुझे इसकी पूरी खबर दी। मेरा जहर वाला जख्म अभी पूरी तरह भरा नहीं था, पर मेरी सुनने की ताकत अब भी कामगर थी। मैंने एक रात अपनी मां और रिया की बातचीत सुनी। मेरी मां की आवाज में डर था। वो रो रही थी और रिया उन्हें दिलासा दे रही थी कि यह सब उनका वहम है, वो ज्यादा सोच रही है। पर मैं जानता था यह वहम नहीं था, यह दामिनी का पैगाम था। वो जानती थी कि मैं सुन रहा हूं, सब देख रहा हूं। वो मुझे बता रही थी, जता रही थी कि मेरा परिवार उसकी मुट्ठी में है और वो जब चाहे उसे भींच सकती है। मेरे अंदर का हैवान जाग गया। मैं उसी वक्त दामिनी की गर्दन तोड़ देना चाहता था। मैं अपने परिवार के पास जाने के लिए तैयार था, लेकिन एलारा ने मुझे रोक लिया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ये एक जाल है रोहन, वो चीखी। वो यही तो चाहती है कि तुम गुस्से में कोई गलती करो। तुम जैसे ही वहां जाओगे वो तुम्हें पकड़ लेगी। तुम्हारे जख्म के साथ तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूं? उन्हें मरता हुआ छोड़ दूं? मैं चिल्लाया, पहली बार एलारा पर। हम उन्हें बचाएंगे, मेरा भरोसा रखो। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक पुराना दर्द था, लेकिन जैसे वो चाहती है वैसे नहीं, अपने तरीके से। हमें दामिनी से एक कदम आगे सोचना होगा, और उसके लिए हमें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने ये सब शुरू किया। जिस जहर से तुम्हारा शरीर लड़ रहा है, शायद हमें उसके पास इसका इलाज मिल जाए। और तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब भी। हमें उस भिखारी को ढूंढना ही होगा, उस बहिष्कृत को, किसी भी हालत में। एलारा सही थी। दामिनी से लड़ने के लिए मुझे सिर्फ ताकत नहीं, जवाब भी चाहिए थे। मुझे जानना था कि मैं क्या हूं, मुझ में यह अजीब ताकत क्यों है। क्योंकि एलारा के मुताबिक यह जहर किसी और आम निशाचर को कब का मार देता, लेकिन मैं अब भी जिंदा था, और इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ एक ही शख्स के पास थे। वो बहिष्कृत बूढ़ा जिसने मुझे यह अभिशाप दिया था
उस भिखारी को ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि वो किसी कबीले का हिस्सा नहीं था, किसी नियम को नहीं मानता था। वो एक भूत की तरह था, एक भुलाई हुई कहानी। एलारा ने अपने पुराने नेटवर्क से पता लगाना शुरू किया। उसने बताया कि निशाचरों की दंत कथाओं में ऐसे एक बहिष्कृत का जिक्र है, जिसे रेगिस्तान कहते हैं, क्योंकि वो जिसे छू लेता है वो रेगिस्तान की तरह सूख जाता है। वो खून नहीं पीता, वो जिंदगी पी जाता है। हम इसी सुराग के पीछे लग गए। हम उन अजीब मौतों की खबरों पर नजर रखने लगे, जहां लाशें खून से खाली नहीं बल्कि पूरी तरह सूखी और मुरझाई हुई मिलती थीं। कई हफ्तों की तलाश के बाद हमें दिल्ली के बाहर महरौली के जंगलों में एक पुराने अनजाने मकबरे के पास एक ऐसी ही लाश मिली। वो एक जानवर की थी, एक नील गाय, जो पत्थर की तरह सूखी और सख्त हो गई थी। हम समझ गए कि वो यहीं आसपास है। मकबरा अंधेरा और खामोश था। अंदर सदियों पुरानी धूल और मौत की एक अजीब सूखी गंध थी, और वहां बीचों बीच वो बैठा था, वही भिखारी, वही फटे पुराने कंबल, वही सूखा जिस्म, लेकिन वही दहकती हुई आंखें। मैं जानता था तुम आओगे, मुझे पता था। उसकी आवाज किसी सूखी पत्ती की सरसराहट जैसी थी। तुम्हारी गंध बता रही है कि दामिनी का जहर अपना काम कर रहा है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं सीधा मुद्दे पर आया, अपने कांपते हाथों को छुपाते हुए। वो हंसा, एक सूखी खांसी जैसी हंसी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हें वो बनाया जो तुम हमेशा से बन सकते थे। मैंने तुम्हारी रगों में बहते गुस्से को, अपने परिवार के लिए तुम्हारे प्यार को मकसद दिया। मैंने तुम्हें महीनों तक परखा था, तुम्हारी आदतों को, तुम्हारे अंदर दबे हुए गुस्से को, अपने परिवार के लिए प्यार को, उस चिंगारी को जिसे तुमने कभी खुद भी नहीं पहचाना। तुम अच्छे इंसान हो रोहन, सबका भला चाहते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को भी कुछ जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, बुरी ही सही। ना चाहते हुए भी हैवान बनना पड़ता है। तुम्हें अब तक पता चल ही गया होगा कि पहले विक्रम और अब दामिनी ने कितने मासूम इंसानों को मौत के घाट उतारा है। उन सब की कोई गलती नहीं थी। वो भी तुम्हारी तरह हर शाम काम से सही सलामत बस अपने घर जाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि इंसानी खून पिए बिना निशाचर जिंदा नहीं रह सकते, तुम ये जानते हो, लेकिन अपनी ताकत की हवस में वो दरिंदे ये करते हैं। उस बूढ़े की बात में सच्चाई तो थी। मैं हर दिन अंदर से कितना जल रहा था, ये सिर्फ मैं जानता था। मेरे अंदर का फ्रस्ट्रेशन, वो मजबूरी का एहसास, इसे सिर्फ मैं समझता था। उसने बताया कि वो कबीले के सबसे पुराने निशाचरों में से एक था, लेकिन जब उसने उनकी क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे निकाल दिया गया। सालों से वो एक ऐसे हथियार की तलाश में था जो कबीले के इस जहरीले साम्राज्य को खत्म कर सके। वो बोला, मैंने कईयों को बदलने की कोशिश की, पर वो सब या तो मर गए या जानवर बन गए। उनकी भावनाएं मर जाती हैं, सिर्फ प्यास बचती है। लेकिन तुम अलग थे रोहन। जिस रात मैंने तुम्हें काटा, तुम डर और गुस्से से भरे हुए थे, पर तुम्हारे दिल में अपने परिवार के लिए बेपनाह प्यार भी था। यही प्यार और गुस्सा तुम्हें बाकियों से अलग बनाता है। तुम्हारे जज्बात तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। विक्रम का खून चक्कर तुमने जो ताकत महसूस की थी, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। और तुम्हारा ये जख्म, दामिनी का जहर, तुम्हारी ताकत को नहीं, तुम्हारे जज्बातों को निशाना बना रहा है। वो तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है, ताकि तुम भी बाकियों की तरह सिर्फ एक खून के प्यासे जानवर बन जाओ। उसने अपने गंदे कपड़ों से निकाल कर मुझे एक जड़ी बूटी दी।
इसकी गंध सड़ी हुई मिट्टी जैसी थी। इसे खा लो, ये जहर को खत्म नहीं करेगा पर उसे तुम्हारे दिल तक पहुंचने से रोकेगा। तुम्हें कम से कम 10 निशाचरों या 3 इंसानों का खून चाहिए होगा, तब तुम्हारा ये जख्म पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। उसकी बातों ने मेरे होश उड़ा दिए। तो ये था मेरी ताकत का असल राज, मेरा इंसान बने रहने की जिद। वही मुझे सबसे खतरनाक निशाचर बना रही थी। मैंने उसे बताया, दामिनी ने मेरे परिवार को घेर रखा है और वो मेरा इंतजार कर रही है। उस बहिष्कृत की आंखें एक पल के लिए चमकी। तो जाओ, उन्हें बचाओ, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, गुस्से का नहीं प्यार का। दिखा दो उन्हें कि असली शिकारी कौन होता है। लेकिन याद रखना रोहन, किसी राक्षस को मारने के लिए तुम्हें उससे बड़ा राक्षस बनना पड़ता है, पर तुम्हें राक्षस बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस वो इंसान बनना है जो किसी भी राक्षस से ज्यादा मजबूत है। चुनाव हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। हम मकबरे से बाहर निकले ही थे कि मेरा फोन बजा। एक अनजाना नंबर, वो दामिनी थी। उसके पीछे से मुझे रिया के रोने की हल्की सी आवाज आई। उसने कहा, अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो अकेले उस बंद पड़े मेट्रो स्टेशन पर आ जाओ रोहन, और कोई चालाकी नहीं, कबीला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी वो टीचर एलारा, उसे बाहर ही रखना। हाँ, अगर उसके चीथड़े देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, उसे भी अपने साथ ले आना। ये आखिरी लड़ाई थी। हम जानते थे कि एक तरफा होगी, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। एलारा मेरे साथ थी, स्टेशन के बाहर तक। तुम अकेले नहीं हो रोहन, मैं यही हूं। हम साथ में अंदर जाएंगे और साथ में बाहर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एलारा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, पर मैंने उसे दूर कर दिया। मैंने उसे अंदर ना ले जाने का फैसला किया। मैं जानता था कि बाहर से वो कम से कम मेरे किसी काम तो आ सकती थी। अगर उसे अंदर ले जाता तो मेरे साथ साथ वो भी फंस जाती। मैं अंदर गया। स्टेशन का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। दामिनी प्लेटफॉर्म के बीच में एक सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठी थी और मेरी मां और रिया को 2 निशाचरों ने पकड़ रखा था। वो दोनों बेहोश थीं। बाकी का पूरा कबीला, लगभग 50 से ज्यादा निशाचर, हमें घेर कर खड़ा था। उनकी आंखों में खून, नफरत और भूख थी। दामिनी मुस्कुराई। देखो कौन आया है, कबीले का गद्दार। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था रोहन, तुम्हारे पास बेपनाह ताकत है। तुम चाहते तो हमारे साथ मिलकर राज कर सकते थे, मगर नहीं। तुम्हारे अंदर तो इंसानों से मोहब्बत का जुनून सवार है। ठीक है, अब भुगतो। मैं गुर्राया, मेरे परिवार को छोड़ दो दामिनी, वरना आज यहां कोई जिंदा नहीं बचेगा। मेरी आवाज में मेरे अंदर का जानवर और बाहर का इंसान दोनों ही थे। क्यों? ताकि तुम फिर से हम सबका शिकार कर सको। नहीं, आज कबीला तुम्हारा शिकार करेगा। उसने उंगली से इशारा किया और सारे निशाचर एक साथ मुझ पर टूट पड़े। वो एक तूफान था, लेकिन इस बार मैं सिर्फ गुस्से से नहीं लड़ रहा था। मैंने बूढ़े की बात याद की। मैंने अपनी आंखों में अपनी मां और बहन का चेहरा देखा और अपने अंदर के सारे बांध तोड़ दिए। गुस्सा, प्यार, डर, नफरत, सब मिलकर एक आग बन गए। मैं सिर्फ लड़ नहीं रहा था, मैं कहर बनकर उन हैवानों पर बरस रहा था। मैंने कुछ ही पलों में 10 निशाचरों का खून पी डाला और मेरा वो जख्म जैसे एक ही पल में ठीक हो गया। अब मेरी ताकत की कोई सीमा नहीं थी। मेरे पंजों के बस एक ही वार से निशाचरों के चीथड़े उड़ रहे थे। हर निशाचर जो मेरे सामने आया वो एक पल से ज्यादा टिक नहीं सका, और इस बीच मेरी नजर अपने परिवार पर पड़ी। मां और रिया मुझे देखकर हैरान नहीं थे, बल्कि वो मेरे इस रूप को देखकर सहम गए थे।
वो सोच रहे होंगे कि मैं क्या से क्या बन चुका हूं, एक राक्षस जो उन्हें बाकी राक्षसों से बचाने आया है। जल्द ही सिर्फ दामिनी और मैं बचे थे। उसने रिया के गले पर अपने नाखून रख दिए। एक कदम और रोहन, एक कदम और आगे बढ़ाया तो ये मारी जाएगी, वो चिल्लाई और मैं रुक गया। मैं उसे मार सकता था, लेकिन अपनी बहन की जान की कीमत पर नहीं। और तभी मुझे बूढ़े की आखिरी बात याद आई, चुनाव हमेशा मेरा ही रहेगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की आग पर काबू पाया। जब मैंने आंखें खोली तो उनमें गुस्सा नहीं, शांति थी। तुम जीत गई दामिनी, मैंने कहा और अपने घुटनों पर बैठ गया। दामिनी और बचे खुचे कुछ निशाचर हैरान थे। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले इन्हें छोड़ दो, बस इन्हें जाने दो। दामिनी की आंखों में जीत की चमक थी। वो मेरी तरफ बढ़ी, अपना हाथ मेरे दिल पर रखने के लिए, ताकि वो उसे निकाल सके। लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आई, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन कबीले का क्या दामिनी? क्या तुम इन सबको भी और अपने आप को मेरे साथ मार दोगी? उसने मेरी बात नहीं समझी, पर बाकी निशाचरों को कुछ कुछ समझ आ गया था। मैंने अपनी जैकेट में छिपाई एक चीज निकाली, एक छोटा सा डेटोनेटर। इस पूरे स्टेशन में गैस सिलेंडर रखे हुए हैं दामिनी। मैं या मेरा परिवार यहां अकेला नहीं मरेगा, तुम सब भी साथ जाओगे। मेरी उंगली की एक हरकत और बस बूम, सोच लो। मैंने बस एक दांव खेला था। यह एक कोरा झूठ था, पर मेरे चेहरे की सच्चाई और उस डेटोनेटर को देखकर सबने इसे सच मान लिया। कबीले में भगदड़ मच गई। सारे निशाचर दामिनी को भूलकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। चंद पलों में ही वो जगह खाली हो गई। अब वहां सिर्फ दामिनी, मैं और मेरा परिवार बचे थे। दामिनी हैरान और अकेली। उसने मुझ पर हमला किया, लेकिन जहर से कमजोर होने के बावजूद मेरा इरादा उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। मैं चाहता तो उसे एक झटके में खत्म कर सकता था, लेकिन यह सजा उसके लिए बहुत छोटी होती। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसके पैरों पर वार किया ताकि वो फिर कभी भाग ना सके। और फिर मैंने वो किया जो कभी किसी निशाचर ने सोचा भी नहीं होगा। मैंने अपने हाथ उसके माथे पर रखे और उसके अंदर की प्यास, उसकी निशाचर पहचान को हमेशा के लिए सुला दिया। मैंने ये कैसे किया ये मैं नहीं जानता। मैंने बस सोचा और ये हो गया। शायद मुझे अपने बारे में अभी और बहुत कुछ जानना है। अब दामिनी सिर्फ एक आम इंसान थी, अपनी शक्तियों के बिना, अपनी यादों के साथ जीने के लिए अभिशप्त। अब तुम यहीं मरो दामिनी, अब तुम एक आम इंसान हो। क्या कहता था विक्रम? हाँ, एक भेड़। और हाँ, अपने शिकारी साथियों से जरा बचकर रहना, पता नहीं तुम्हारे साथ वो क्या करें, मैंने कहा। और अपनी माँ और रिया, जो अब तक बेहोश हो चुके थे, उन्हें उठाकर उस नर्क से बाहर निकल आया। मैंने उस रात अपने परिवार को बचा लिया। एलारा की मदद से मैंने उनकी याददाश्त से उस रात की भयानक यादें मिटा दी। उनके लिए वो सब बस एक बुरा सपना था जो सुबह होते ही खत्म हो गया। मैंने उन्हें दूर से एक आखिरी बार देखा। माँ और रिया अपने घर में महफूज हंस रहे थे। मैं जानता था कि मैं कभी उस घर में वापस नहीं जा पाऊंगा। मेरा एक हिस्सा हमेशा के लिए वहीं रह गया। ये मेरी जंग की सबसे बड़ी कीमत थी। उस रात के बाद दिल्ली का निशाचर कबीला बिखर गया। बिना किसी सरदार के वो आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। कुछ अंधेरों में छिप गए जिन्हें मुझे ठिकाने लगाना है। दामिनी, वो अब एक आम इंसान है, पागल खाने में अपनी जिंदगी काट रही है, क्योंकि कोई भी उसकी बातों को सच नहीं मानता। उसका बाहर रहना उसकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और रेगिस्तान को उसका बदला मिल गया। और मैं, मेरी रगों में अब भी वही प्यास दौड़ती है। जहर का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पर अब मुझे उससे डर नहीं लगता।
मैं और एलारा, हम अब भी रात के अंधेरे में शिकार करते हैं, पर अब हम सिर्फ राक्षसों का शिकार नहीं करते, हम उन बेगुनाहों की हिफाजत भी करते हैं जिन्हें पता भी नहीं कि अंधेरे में क्या छिपा हो सकता है। मेरी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है, पर मुझे एक नई जिंदगी मिली है, एक नया मकसद मिला है। अब मैं सिर्फ रोहन नहीं हूं और न ही पूरी तरह से एक निशाचर। मैं कुछ और ही हूं। मैं एक संतुलन हूं। मैं एक रखवाला हूं, रात का रखवाला। तो ये मेरी कहानी थी, मेरे इंसान से हैवान और फिर हैवान से कुछ और बनने की। इस कहानी को सुनने और मेरे सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। और याद रखिएगा, जब भी आप रात को किसी सुनसान गली से गुजरें तो खौफ से नहीं, हिम्मत से चलिएगा। क्या पता कोई अंधेरे में रहकर भी आपकी हिफाजत कर रहा हो, क्योंकि अंधेरे और अकेलेपन में सिर्फ भूत ही नहीं, मेरे जैसे निशाचर भी होते हैं।